हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर का अगला टॉपिक करेंगे, जिसमें कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एरियर? व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एरियर से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल शेयरों की तरह कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी वैसे ही की जाती है। पहले आप लोगों को ये वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि इसमें कोई नया नहीं है, परंतु ये है कि जिस तरह से शेयरों की आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते थे, अर्थात जो कॉल की राशि आपको प्राप्त नहीं होती थी, वैसी एंट्री इसके अंदर करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बंदा, अगर कोई भी डिवेंचर होल्डर उसका अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा ड्यू है और वह उस राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उस राशि को कॉल्स इन एरियर की संज्ञा दी जाती है। व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर मीन्स कि यदि कोई बंदा जिसके लिए ड्यू है कि वो अलॉटमेंट का पैसा उसने देना है, या फिर उस व्यक्ति ने जो है वो कॉल्स का पैसा देना है और वह उस पैसे को देने में असमर्थ रहता है, तो जो राशि आपको प्राप्त नहीं होती उसको आप कॉल्स इन एरियर की संज्ञा देते हैं। कॉल्स इन एरियर में यह कहा जाता है कि शेयरों के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक प्रोविजन था कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एक प्रोविजन था कि जो राशि आपको प्राप्त नहीं होती उस राशि को जब्त करने का अधिकार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आ जाता था। परंतु डिवेंचर के अंदर फोरफिटेड का कोई भी प्रश्न नहीं होता है। इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो राशि डिवेंचर की आपको प्राप्त नहीं हुई है उस डिवेंचर की राशि को आप जब्त कर लें, अर्थात डिवेंचर को जब्त करने का कोई भी इसके अंदर प्रोविजन नहीं है। तो एक बात आपको पहले से क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉल्स इन एरियर की राशि जो आपको प्राप्त नहीं होती है, वह राशि जो है डिवेंचर होल्डर्स की जो राशि आपको प्राप्त नहीं होती है, चाहे वो कॉल्स की है चाहे अलॉटमेंट की है, उसे आप कॉल्स इन एरियर की संख्या देते हैं। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि कंपनी के अंदर ये कोई प्रोविजन नहीं है कि जो राशि आपको प्राप्त नहीं हुई है उस राशि को जब्त करने का आपके पास, जो राशि आपको प्राप्त हो चुकी होती है, क्योंकि जब्त करने का अधिकार आपको उस राशि पर होता है कि जो राशि आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी होती है। तो शेयरों के अंदर उस राशि को जब्त करने का आपको अधिकार था, परंतु डिवेंचर के अंदर जो है इसका कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट लेने का क्या कंपनी को अधिकार है? तो कम शेयरों के अंदर तो ये था कि अगर टेबल एफ के अनुसार अगर कंपनी ने ये प्रोविजन बनाया गया है तो आप जो है वो 10% इंटरेस्ट लेते थे, परंतु डिवेंचर के अंदर ये कहा जाता है इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, दैट इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कि ये भी उसके अंदर भी यही कहा गया है कि अगर आप चाहें, अगर उस कंपनी के अंदर ऐसा प्रोविजन बनाया गया है तो आप कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, परंतु इंटरेस्ट रेट के बारे में इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और डिवेंचर्स होल्डर्स के बीच में जो डील हुई होती है उसके अनुसार इस बात का डिसीजन लिया जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट का भी जो है इतना ज्यादा इसमें इशू नहीं है। उसके बाद कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे करते हैं? कॉल्स इन एरियर की एंट्री बिल्कुल वैसे की जाती है जैसे आप शेयरों के अंदर करते थे कि अगर वह पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको अलॉटमेंट के टाइम में 1 लाख रुपए प्राप्त होना है, परंतु एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए नहीं दिए, तो जब आप ड्यू करेंगे तो आप पूरा करेंगे, आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फिर जब उसका पैसा प्राप्त होता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, परंतु 10,000 का जो राशि है उसको डिडक्ट कर देंगे, अर्थात उसको लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। जो पैसा आपको प्राप्त नहीं होता है उस पैसे को आप नहीं दिखाते हैं। ऐसा ही आपको शेयरों के अंदर भी समझाया गया था। ऐसा ही काल के अंदर ड्यू आप पूरा करेंगे, परंतु जो पैसा आपको नहीं मिलेगा उस पैसे की आप लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं करेंगे। तो ये तो आपको बात आती है कॉल्स इन एरियर का कि आपको कॉल्स इन एरियर समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कुछ डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर की तरह कुछ डिवेंचर होल्डर्स क्या करते हैं कि बार बार की याचनाओं से बचने के लिए सारा पैसा जो है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम में कॉल्स का या एप्लीकेशन के टाइम में जो है अलॉटमेंट का पैसा दे देते हैं। तो जो पैसा आपको एडवांस में आता है उसे आप कॉल्स इन एडवांस की संज्ञा देते हैं, अर्थात जो डिवेंचर होल्डर अलॉटमेंट या याचना की राशि का भुगतान, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि यह अलॉटमेंट के टाइम में याचना की राशि का भुगतान जो है एडवांस में कर देते हैं, उसे आप कॉल्स इन एडवांस की संज्ञा देते हैं। इसके अंदर भी वही है कि इंटरेस्ट के बारे में अधिक कोई प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट अमेंडमेंट 2013 के अनुसार तो कॉल्स इन एडवांस इन शेयरों में तो प्रोविजन बनाए गए कि आप 12% इंटरेस्ट लेंगे, परंतु डिवेंचर के लिए ऐसे कोई प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं। ये कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है। एडजस्टमेंट की जाती है कॉल्स इन एडवांस की, कैसे की जाती है
कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको अलॉटमेंट के टाइम में कॉल्स का पैसा एडवांस में मिला, तो इसका मतलब है कि अब आपको कॉल्स के टाइम में उतना पैसा कम मिलेगा, जिसकी आप एंट्री करते हैं अलॉटमेंट के टाइम में। आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का अपना पैसा टू डिवेंचर अलॉटमेंट और टू कॉल्स एडवांस। फिर कॉल्स एडवांस को आप एडजस्ट करते हैं। पहले आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं डिवेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फिर जब उसका पैसा प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एडवांस डेबिट और टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। जितना कॉल्स एडवांस का अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस में आ गया, बैंक के टाइम में उतना पैसा कम आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए आप किस प्रकार से कॉल्स एडवांस की एंट्री करते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको ज्यादा समझ आएगी, परंतु ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल पोर्शन आपके दिमाग में, जब भी कभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कई बार पिछली वीडियो, एक दो वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कई बार आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आता है, परंतु उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको ध्यान से ना समझ आने के कारण वह आपसे वॉश आउट भी उतनी जल्दी हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने से पहले थ्योरेटिकल को आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, फिर ही उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि वो आपके दिमाग में, थ्योरेटिकल पोर्शन आपके दिमाग में, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल वैसी होती है। पोर्शनों के अंदर केवल मात्र ये अंतर होता है कि वह राशि का अंतर होता है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं होता। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तब आसानी से हो जाती है यदि आपको उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में का ये आपके पास दिया है, क्वेश्चन 3 दिया है कि पारस प्यारे लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 10%, payable 30 on application, 40 including premium on allotment and balance on call. That means कि 30 plus 40 70 हुआ, 100 में से 70 गया, और जिसमें 10% जो है वो प्रीमियम भी है, तो 40 रुपीज जो है आपको ऑटोमेटिकली जो आएगा वो कॉल्स के टाइम में आएगा। द इशू एंड ओवर सब्सक्राइब टू एक्सटेंड ऑफ 5000 डिवेंचर्स, द कंपनी मेड प्रोवाइड अलॉटमेंट। इसका मतलब यहाँ आपको ये समझ आनी चाहिए सबसे पहले बात कि आपने 10,000 जितने शेयर इशू किए थे, जनता से एप्लीकेशन जो है 15,000 की आ गई, और आपने उसको ये बोलता कंपनी मेड ए प्रो राटा अलॉटमेंट, कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि इसका मतलब है कि जो आपको एक्सेस पैसा जो 5,000 का आया उसको आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। ऑल सम वर ड्यूली रिसीव, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कि आप जर्नल एंट्री करेंगे, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप सभी जानते हैं कि आपने 10,000 शेयर इशू किए थे, जनता से एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की। 15,000 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपीज से, दैट मीन्स की आपके पास जो पैसा आया वो आया 4,50,000, 4,50,000 रुपए आपको आया। तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000 एंड 4,50,000। फिर आपने क्या किया, नरेशन लिखी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर जो आपका 4,50,000 है, इस पैसे को आपने एडजस्ट किया। डिवेंचर के साथ मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है 10,000 शेयर्स का 30 रुपीज के हिसाब से, दैट मीन्स की 3 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उतने, उससे ज्यादा आप ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, जितने आपने इशू किए उससे ज्यादा आप ट्रांसफर कर नहीं सकते। एक्सेस मनी को आपने प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, और क्वेश्चन के अंदर क्लियर बोला है कि आपने इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। इसका मतलब है कि 5,000 शेयर्स का 30 रुपीज के हिसाब से आपका 1,50,000 जो है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, जिसको आप फिर आप एंट्री करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर एंड एक्सेस मनी विल बी ट्रांसफर टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद आप डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ होगी, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ जो डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू होगी वो 40 रुपीज के हिसाब से होगी। दैट मीन्स की आपने 10,000, अब आपका 15,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप जितने शेयर इशू कर सकते हैं उससे ज्यादा आप ड्यू नहीं कर सकते हैं। तो 10,000 शेयर का 40 रुपीज के हिसाब से आपको 4 लाख रुपीज आया, जिसमें 10 रुपए जो है वो प्रीमियम के हैं और 30 रुपए जो है वो इसके हैं डिवेंचर्स के हैं। तो टोटल जो है वो आपके पास आया 3 लाख डिवेंचर्स का
और ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बचा 1 लाख रुपए वह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है, जिसके लिए आपने एंट्री करी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करी बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब आप सभी जानते हैं कि अलॉटमेंट का टोटल पैसा है 4 लाख, जिसमें से आपको 1,50,000 जो है ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब कि अब आपको आएगा 2,50,000, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पैसा आपको ऑलरेडी आ चुका है उसको आपने घटाना है, और टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 और 2,50,000। इस प्रकार से इसकी एंट्री करी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑटोमेटिकली 40 रुपीज के हिसाब से है, तो 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट मीन्स की 10,000 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से 4 लाख आपको प्राप्त हुआ, तो 4 लाख और टू 10% डिवेंचर 4 लाख। इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर इसका पैसा आपको रिसीव हुआ, रिसीव आपको पूरा का पूरा ही हो गया, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने आपको पैसा नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि ये था जी आपका 4 लाख और 4 लाख। तो जो कॉल्स इन एडवांस आपको आया था उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया, इसको आपने देखा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इशूड 5,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹500 each at a premium of 10% and redeemable at par journal entry and show the balance sheet। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बोला कि आपने बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए रिडीमेबल की एंट्री करने को नहीं बोला, इसने इशू की एंट्री करने को बोला हुआ, क्योंकि बैलेंस शीट तब बनेगी अगर रिडीम कर दिया, इसका मतलब उसकी पेमेंट होगी, इसलिए रिडीमेबल की एंट्री नहीं करते हम जनरली एंट्री करेंगे जो इसके टाइम की इशू की है। और आपने ये डिवेंचर 5,000 डिवेंचर इशू किए 500 ईच, इसका 10% प्रीमियम के साथ भी है। तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जनरल एंट्री करेंगे। पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट वंस टाइम फुली पेड अप, एक ही टाइम में एंट्री करनी है, इसलिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप सभी जानते हैं आपके पास 5,000 डिवेंचर्स थे, 5,000 डिवेंचर्स को आपने 550 रुपए के हिसाब से 550 रुपए के हिसाब से 550 के हिसाब से क्यों करना है, क्योंकि 500 जो है वो आपका डिवेंचर का पैसा है और 10% प्रीमियम के साथ है। तो इसका मतलब है जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 27,50,000 और टू डिवेंचर एप्लीकेशन 27,50,000। इस प्रकार से आपका पैसा आया, अर्थात बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करेंगे, टोटल था जी 27,50,000। आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर का पैसा है 5,000 शेयर का 500 के हिसाब से, दैट मीन्स की 25 लाख, और जो बाकी बैलेंस बचा ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो है 2,50,000। और बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर विद सिक्योरिटी प्रीमियम, इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। अब इसकी बैलेंस शीट बनाने को बोला, तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार ये व्यक्तिगत फॉर्मेट में बनाई जाएगी बैलेंस शीट, जिसमें आप पर्टिकुलर्स, नोट ऑफ अकाउंट, अमाउंट और अमाउंट इन रुपीज लिखते हैं। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसको करने से पहले। वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जैसे आपने अभी निकाला कि आपके पास जो है वो 2,50,000 था, वो कैसे आया था वो आपको पता है कि कैसे आया था। 5,000 डिवेंचर्स का 50 रुपीज के हिसाब से, तो आपके पास आया 2,50,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 25 लाख। और फिर उसके बाद आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपका बनता है कैशेट बैंक, जो आपका कैशेट बैंक है वो आपके पास आया 27,50,000। तो इस प्रकार से आपने नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1, 2 और 3 बनाया। फिर आप बैलेंस शीट साइड गए। बैलेंस शीट में पहला आपकी जो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहला प्रॉब्लम आता है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल इसके अंदर कुछ है नहीं, इसलिए आप डैश कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 जो आपने बनाया है यहाँ पे आपने निकाला 2,50,000, तो 2,50,000 आपने लिख दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप नॉन करंट लायबिलिटी की ओर जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपने नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 में बनाया, दैट इज 25 लाख। और फिर आप असेट साइड जाएंगे, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल जो है वो इतना ही आएगा। उसके बाद जो है आप असेट साइड जाएंगे, तो जिसमें करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम नोट ऑफ अकाउंट नंबर 3 में है, दैट इज 27,50,000 एंड द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस प्रकार से आपने जर्नल एंट्री करी और जर्नल एंट्री के साथ
आपने इसका जो है वो बैलेंस शीट बनाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।